हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इकोलॉजी में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जिस पर एग्ज़ाम में छोटे क्वेश्चंस आते हैं और जो इम्पोर्टेंट भी हैं। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं एलन का नियम, एलन्स लॉ या एलन्स रूल। एलन का नियम क्या कहता है? इसे एलन का नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे जोहेल एसएफ एलन ने दिया था, इसलिए हम इसे एलन का नियम कहते हैं। इन्होंने बताया था कि ठंडे रीजन या कोल्ड रीजन में रहने वाले जो वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, उनकी बॉडी के जो बाहरी अंग होते हैं जैसे कि कान, पूंछ और पैर, वो छोटे होते हैं, जबकि गर्म क्षेत्रों में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके ऑर्गन्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं। जैसे आप इसमें एक एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये आर्कटिक लोमड़ी है, इसके कान छोटे हैं। ये कहाँ पर रह रही है? ठंडे क्षेत्र में रह रही है। और ये रेगिस्तान खरगोश जो है, इसके कान कैसे हैं? लंबे हैं। तो इसका मेन रीजन क्या होता है? ऐसा होने के पीछे क्या कारण है? इसका मेन रीजन क्या है? हीट कंजर्वेशन या ऊष्मा संरक्षण और हीट लॉस या ऊष्मा उत्सर्जन होता है। जैसे कि अपन बात करते हैं कि ये ठंडे रीजन में रह रहे हैं, तो इसके कान कैसे हैं? छोटे। इसकी पूंछ भी छोटी होगी, ताकि क्या होगा? कम हीट इसकी बॉडी से बाहर निकल पाएगी, हीट कंजर्वेशन उतना ज्यादा होगा। और गर्म रीजन में रहने वाले जो होते हैं, इनके कान बड़े होते हैं, इनकी पूंछ भी बड़ी होती है, जिसके कारण क्या होता है? अधिक हीट बॉडी से बाहर निकल सकती है, ताकि इसमें हीट लॉस हो सकता है। तो इसके पीछे ये रीजन होता है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने लिया आर्कटिक लोमड़ी का, और दूसरा हमने किसका लिया? रेगिस्तानी खरगोश का। अब मेनली ये नियम जो होता है वो मैमल्स और बर्ड्स पर लागू होता है, और ये क्लाइमेटिक एडेप्टेशन को बताता है। क्लियर? अब हम सेकंड रूल की बात करते हैं, बर्गमेन का नियम। बर्गमेन का नियम क्या कहता है? इसे कार्ल बर्गमेन द्वारा दिया गया था, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? बर्गमेन का नियम कहते हैं। ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, उनकी जो बॉडी है उसका आकार देखो, आप यहाँ पर बड़ा दिखाई दे रहा है कि जो ठंडे क्षेत्र में रह रहे हैं उनके शरीर का आकार जो होता है बड़ा होता है, जबकि गर्म क्षेत्र में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनका आकार कैसा होता है? छोटा होता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ बात करें वार्म ब्लडेड एनिमल की। अब वार्म ब्लडेड एनिमल होता क्या है कि वो एनिमल जिनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, ऐसे एनिमल क्या कहलाते हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल या उष्ण रक्ती या फिर गर्म रुधिरधारी कहलाते हैं। और ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट या वातावरण के अनुसार बदलता है, वो एनिमल क्या कहलाते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल या शीत रुधिरधारी। तो ये नियम जो है वो किसके लिए बात कर रहा है? वार्म ब्लडेड एनिमल के लिए बात कर रहा है। और इसके पहले वाला जो नियम हमने पढ़ा था, जिसे हमने एलन का नियम दिया था, एलन का नियम जो है उसने भी वार्म ब्लडेड एनिमल के बारे में ही बताया था। और ये जो बर्गमैन है, इन्होंने भी वार्म ब्लडेड एनिमल के बारे में बताया था कि ठंडे प्रदेश में रहने वालों के शरीर का आकार कैसा होता है? बड़ा। जबकि गर्म प्रदेश में रहने वालों के शरीर का आकार कैसा होता है? छोटा। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि जो बड़ा शरीर होता है उसमें सरफेस एरिया कम और वॉल्यूम ज्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है? हीट का लॉस कम होता है। और अगर अपन इसको सिंपल वे में देखें तो कोल्ड रीजन में रहने वालों की बॉडी बड़ी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हीट का कंजर्वेशन जो होगा इसमें ज्यादा होगा। और जबकि इनकी बात करें अपन, ये गर्म रीजन में रहते हैं, तो इनकी बॉडी कैसी होती है? छोटी। तो यहाँ पर हीट का लॉस जो होता है वो इजीली हो पाता है। तो इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, एक तो ध्रुवीय भालू हो गया, और दूसरा हो गया उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के भालू। इनकी शरीर का आकार छोटा होता है, इनके शरीर का आकार बड़ा होता है। ये मेनली ये नियम जो है वो मैमल्स और बर्ड्स पर लागू होता है, और यह जलवायु के अनुसार शरीर के आकार में अनुकूलन को दर्शाता है। थर्ड नियम की अपन बात करते हैं, ग्लोगर का नियम। ग्लोगर का नियम क्या कहता है? ग्लोगर का नियम जो है ये लैम्बर्ट ग्लोगर ने दिया था, इसलिए हम इसे ग्लोगर का नियम कहते हैं। इसके अनुसार क्या होता है कि गर्म और ह्यूमिड क्षेत्र में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब गर्म और आर्द्र क्षेत्रों में रहने वाले जीवों का रंग कैसा होता है? डार्क या गहरा रंग होता है। जबकि
ठंडे और रेगिस्तान, जैसे कि ये ठंडे वाले क्षेत्र में दिखाया गया आपको, वैसे ही जो रेगिस्तानी वाले क्षेत्र में या शुष्क वाले एरिया जो होते हैं, वहां पर जो रहने वाले एनिमल्स होते हैं उनके जीवों का रंग कैसा होता है, हल्का। तो गर्म और ह्यूमिड क्षेत्र में रहने वाले जो होते हैं उनका रंग कैसा होता है, गहरा, जबकि ठंडे और शुष्क क्षेत्रों में रहने वालों का रंग जो होता है वो हल्का होता है। ये मेनली बर्ड्स और मैमल्स में देखा जाता है। अब जैसे जो ह्यूमिड एरिया है यहाँ पर, उसमें मिलेनिन के अधिक बनने के कारण बॉडी का कलर कैसा हो जाता है, डार्क। और डार्क कलर क्या करता है, इन एनिमल्स को सुरक्षा और वातावरण के अनुकूलन में सहायता करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन बात करें कि ट्रॉपिकल क्षेत्रों के पक्षियों का रंग कैसा होता है, अधिक गहरा, और रेगिस्तानी क्षेत्रों में रहने वाले जो होते हैं उनका रंग कैसा पाया जाता है, हल्का होता है। क्लियर? क्योंकि वो रेगिस्तानी एरिया कैसा है, ड्राई एरिया है। तो ड्राई एरिया और जो ठंडे एरिया होते हैं वहां पर रहने वाले एनिमल्स का कलर कैसा होता है, हल्का। ओके। अब मेनली ये नियम जो है वो जलवायु और शरीर के रंग के संबंध को दर्शाता है कि क्लाइमेट कैसा है, उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग बॉडी का कलर कैसा है। अगर ज्यादा ह्यूमिडिटी है तो ज्यादा ह्यूमिडिटी है तो कलर कैसा होगा, डार्क। और कम ह्यूमिडिटी है तो बॉडी का कलर कैसा होगा, लाइट कलर होगा। ओके। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं जॉर्डन का नियम। जॉर्डन का नियम जो है वो डेविड स्टार जॉर्डन ने दिया था, इसलिए हम इसे जॉर्डन रूल कहते हैं या जॉर्डन का नियम कहते हैं। ये मुख्यतः मछली की वर्टिब्राए या फिर कशेरुकाएं जो होती है उनकी संख्या से संबंधित होता है। जैसे जॉर्डन ने बताया था कि ठंडे जल में रहने वाली जो मछलियां हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठंडे जल में रहने वाली मछलियों में कशेरुकाओं की संख्या अधिक होती है। यहाँ पर वर्टिब्रा का नंबर आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है, जबकि गर्म क्षेत्र में रहने वाली जो है, मतलब गर्म जल में रहने वाली जो मछलियां होती हैं उनमें कशेरुकाओं की संख्या इसके कंपैरिजन में कम होती है। तो ठंडा जल है इसका मतलब अधिक वर्टिब्रा है, और गर्म जल है तो कम वर्टिब्रा है। तो ये टेम्परेचर के अनुसार होने वाला एडेप्टेशन है या टेम्परेचर के अनुसार होने वाला अनुकूलन है। क्लियर? अब हम बात करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल तो हमने देख ही लिया है कि ध्रुवीय या ठंडे समुद्री जल की मछलियों में कशेरुकाओं की संख्या कैसी होती है, अधिक, जबकि ट्रॉपिकल या गर्म जल की मछलियों में कशेरुकाओं की संख्या क्या होती है, कम। तो ये नियम जो है मेनली किस पर लागू हो रहा है, फिशेस पर लागू होता है, और यह जल के तापमान और शरीर की संरचना के संबंध को दर्शाता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इकोटोन। इकोटोन क्या होता है? तो इकोटोन वह संक्रमण क्षेत्र होता है जहां पर दो अलग अलग इकोसिस्टम आपस में मिलते हैं और एक दूसरे में धीरे धीरे बदलते हैं। जैसे आप ये फर्स्ट वाला देख सकते हैं, इसमें यहाँ पर ये क्या है, जंगल, और ये क्या है, घास के मैदान। तो ये दोनों एक जगह मिल रहे हैं। तो ये वो क्षेत्र है जहां पर दो अलग अलग इकोसिस्टम आपस में मिलते हैं। यहाँ पर ये जो एरिया है, यहाँ पर ये दोनों इकोसिस्टम आपस में मिलते हैं। तो दो पारिस्थितिकी समुदायों के बीच का वह सीमावर्ती क्षेत्र जहां दोनों के लक्षण पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इकोटोन। तो इन दोनों के बीच का क्षेत्र क्या होगा, इकोटोन कहलाएगा। इसमें दोनों इकोसिस्टम की प्रजातियां पाई जाएगी। जो बीच वाला क्षेत्र होगा इनका, उसमें दोनों इकोसिस्टम की प्रजातियां पाई जाती है। यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी भी अधिक होती है और यह स्ट्रेस जोन भी हो सकता है क्योंकि यहाँ की परिस्थितियां बदलती रहती हैं, और इसे ही हम एज इफेक्ट भी कहते हैं। अब एग्जाम्पल आप देख सकते हो, पहला एग्जाम्पल तो हो गया ये जंगल है और घास का मैदान, इनके बीच का क्षेत्र क्या कहला रहा है, इकोटोन। उसी तरीके से दूसरे फोटो में आप देख सकते हो ये कौन सा एरिया है, कोस्टल एरिया है, समुद्र का किनारा है। तो ये वाला भी क्या है, यहाँ पर जमीन है और ये समुद्र का पानी यहाँ पे आके मिल रहा है। तो आप देख सकते हो कि इन दोनों के बीच का क्षेत्र यहाँ पे क्या कहला रहा है, इकोटोन कहलाता है। ओके। अब बात आती है एज इफेक्ट की। एज इफेक्ट क्या है कि जो जब दो अलग अलग हैबिटेट, जैसे कि जंगल और घास के मैदान, आप मान लो कि जैसे ये जंगल है और ये घास के मैदान है, तो जंगल और घास के मैदान दो अलग अलग हैबिटेट हुए। तो उनके बीच का किनारा, जहां पर देखो ये वाला पार्ट जो है वो ओवरलैपिंग है, मतलब ये बीच का जो किनारा है जहां पर दोनों क्षेत्रों के जीव जंतु और पर्यावरणीय परिस्थितियों का मिश्रण होता है। मतलब यहाँ देखो, यहाँ ब्लू कलर का पार्ट भी दिखाया गया है
और पिंक कलर भी दिखाया गया है। इसका मतलब क्या हो गया, ये वो एरिया है जहां पर इस क्षेत्र के भी जीव रह रहे हैं और इस क्षेत्र के भी जीव रह रहे हैं। कुछ पर्यावरण कंडीशन यहाँ पे इनके जैसी है और कुछ इस स्थान के जैसी है। तो ये क्या है, एक तरीके से दोनों क्षेत्रों के जीव जंतु और पर्यावरणीय परिस्थितियों का मिश्रण है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, एज इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट आता है ह्यूमस किसे कहते हैं। आप लोगों ने ह्यूमस के बारे में सुना होगा कि ह्यूमस होता क्या है। तो ह्यूमस क्या है, मिट्टी में पाए जाने वाला गहरे रंग का होता है ये, और गहरे रंग का एक जैविक पदार्थ है जो पौधों और जीव जंतुओं के मृत अवशेषों के अपघटन से बनता है। मतलब जब कोई भी एनिमल्स या प्लांट्स जो होते हैं, मतलब उनका जो बचा हुआ पार्ट होता है, जैसे कोई जीव जंतु मर गए हैं और पेड़ पौधों की पत्तियां जो है वो, जैसे कि पौधों की पत्तियां हैं वो नीचे जमीन पर गिर गई है, तो फिर क्या होता है, उसका डिकम्पोजिशन होता है। उसका डिकम्पोजिशन होने के बाद में एक गहरे रंग का एक जैविक पदार्थ बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। और ये जनरली गहरे भूरे या काले रंग का होता है। ठीक है, जब पत्ते पौधे जानवर आदि मरकर मिट्टी में सड़ गल जाते हैं तो जो काला उपजाऊ पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। तो पौधों और जानवरों के मृत अवशेष जो होते हैं उनका अपघटन किसके द्वारा किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाता है, और उससे जो कार्बनिक पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है, ह्यूमस कहलाता है। क्लियर। ह्यूमस की विशेषता क्या है कि ये मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और इसका रंग गहरा भूरा या काला होता है। इसमें पोषक तत्व होते हैं और ये मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है और पौधों को पोषक तत्व भी ये प्रदान करता है और पौधों की वृद्धि में भी मदद करता है, और ये मिट्टी को मुलायम और भुरभुरा भी बनाता है। महत्व क्या है इसका, पौधों की अच्छी वृद्धि में सहायक होता है, मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाता है, उसकी उर्वरता को बढ़ाता है और सूक्ष्म जीवों के लिए अनुकूल वातावरण बनाता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जंगलों की जो मिट्टी मिट्टी होती है उसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है। अब कुछ डेफिनेशन है जिस पे एग्जाम में छोटे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि इकोलॉजी के जनक कौन है, तो ये सब आपको याद करना है। इकोलॉजी के जनक कौन है, अर्नस्ट हीकल को माना जाता है। फिर पारिस्थितिकी क्या है, इकोलॉजी क्या है, तो इकोलॉजी वह विज्ञान है जिसमें जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं उनके बीच का रिलेशन की स्टडी जिसमें की जाती है, साइंस की वो ब्रांच क्या कहलाती है, इकोलॉजी कहलाती है। इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र ऐसा तंत्र होता है जिसमें जीवित जीव और उसके भौतिक पर्यावरण, जीवित जीव में कौन आ गया, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और उसके एनवायरमेंट में क्या क्या चीज आ गई है, मिट्टी, जल, वायु आदि। तो ये आपस में परस्पर क्रिया करते हैं, मतलब कि एबायोटिक और बायोटिक ये दोनों कंपोनेंट आपस में क्रिया करते तथा एक संतुलित प्रणाली बनाते हैं। तो वो सिस्टम क्या कहलाता है, इकोसिस्टम। एनर्जी फ्लो या ऊर्जा प्रवाह क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का एक जीव से दूसरे जीव तक एक ही दिशा में स्थानांतरण जो है वो क्या कहलाता है, एनर्जी फ्लो। अब आप यहाँ इस फोटो में देख सकते हैं कि यहाँ ग्रीन प्लांट जो है वो प्रोड्यूसर्स हैं। इन्होंने क्या किया, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाया, और जब भोजन बनता है तो इन्होंने सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया, केमिकल एनर्जी में। सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन बनाया और भोजन क्या बनाया, ग्लूकोज। तो सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया, केमिकल एनर्जी को। अब इस एनर्जी का ट्रांसफर एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर होता है, मतलब यहाँ से एनर्जी ट्रांसफर यहाँ होगी, फिर यहाँ होगी और यहाँ होगी, और कुछ जो है वो उष्मा के रूप में जो है वो उसका लॉस हो जाता है। तो अपन क्या देखते हैं, एनर्जी का ट्रांसफर एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर होता है और ये एक ही दिशा में होता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, एक ही दिशा में होता है और उसे हम क्या कहते हैं, यूनिडायरेक्शनल फ्लो कहते हैं। क्लियर। ट्रॉफिक लेवल या पोषण स्तर क्या है, इकोसिस्टम में भोजन श्रृंखला के प्रत्येक चरण या स्तर को ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। अब यहाँ पर आपको फूड चेन दिखाई दे रही है, जैसे ग्रीन प्लांट है, इसको कौन खाते हैं, शाकाहारी, हर्बीवोर्स खाते हैं। तो ये ये पूरी क्या है, एक खाद्य श्रृंखला है। तो ये खाद्य श्रृंखला का एक लेवल हुआ।
फिर हर्बीवोर्स को कौन खाता है, कार्निवोर्स या मांसाहारी खाते हैं, तो ये खाद्य श्रृंखला का दूसरा लेवल हुआ। फिर इसको कौन खाता है, सेकेंडरी कार्निवोर खाता है या द्वितीयक मांसाहारी खाते हैं, तो ये फूड चेन या खाद्य श्रृंखला का कौन सा लेवल हुआ, नेक्स्ट लेवल। इसके बाद में इसको कौन खाता है, वल्चर, ईगल, लायन और टाइगर्स खाते हैं। तो आप क्या देख रहे हो कि हर एक ट्रॉफिक लेवल उपस्थित है यहाँ पे। तो पहला ट्रॉफिक लेवल कौन हुआ था, ग्रीन प्लांट्स। उसके बाद इसको किसने खाया, हर्बीवोर्स ने, शाकाहारी ने, तो ये दूसरा ट्रॉफिक लेवल हुआ। लेकिन कंज्यूमर कैसा है, प्राथमिक कंज्यूमर है। अब इसको किसने खाया, मांसाहारियों ने खाया। तो ट्रॉफिक लेवल तो कितना हो गया, थर्ड, 1, 2 और 3। लेकिन कंज्यूमर के लेवल पे देखा जाए तो ये कौन सा कंज्यूमर है, सेकेंड। उसके बाद आप बात करो तो ये ट्रॉफिक लेवल कौन सा है, 1, 2, 3 और 4। फोर्थ ट्रॉफिक लेवल हुआ, लेकिन कंज्यूमर कौन सा हुआ, 1, 2 और 3 कंज्यूमर, इसलिए अपन इसे बोलते हैं टर्शरी कंज्यूमर। ओके, लेकिन यहाँ तक तो क्या था, ग्रीन प्लांट को खाने वाले कौन थे, शाकाहारी। लेकिन शाकाहारियों को कौन खाता है, मांसाहारी। तो ये कैसे मांसाहारी थे, प्राथमिक मांसाहारी। और यहाँ सेकेंडरी कार्निवोर लिखा है, तो ये मांसाहारी कैसे हैं, द्वितीयक मांसाहारी। लेकिन उपभोक्ता कैसे है, तृतीयक उपभोक्ता। ट्रॉफिक लेवल कौन सा है, चौथा। और लास्ट में जो है वल्चर, ईगल, लायन और टाइगर, ये क्या है, एपेक्स प्रेडेटर है, इनको कोई नहीं खा सकता है। तो ये फूड चेन के सबसे लास्ट में आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, टॉप कंज्यूमर्स में इनको कहा जाता है। क्लियर। तो अपन मेनली बात क्या कर रहे हैं, ट्रॉफिक लेवल या पोषण स्तर की, कि इकोसिस्टम में भोजन श्रृंखला के प्रत्येक चरण, ये भोजन श्रृंखला का हर एक चरण है। तो ये जो प्रत्येक चरण है या प्रत्येक स्तर है, इसे ही हम क्या कहते हैं, ट्रॉफिक लेवल। अब आता है फूड चेन या खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं। फूड चेन वह क्रम है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाता है और ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव तक स्थानांतरित होती है। अब आप देख सकते हो ये पूरी एक फूड चेन है। इस ग्रास को किसने खाया, ग्रास हॉपर ने खाया। तो यहाँ पर इस ग्रास हॉपर को कौन खा रहा है, मेंढक। तो एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाता है, तो ये जीव जो है इसको किस रूप में खा रहा है, भोजन के रूप में खा रहा है। और ये क्या है, ग्रास हॉपर क्या है, शाकाहारी। तो इसके लिए भोजन कौन है, ये घास है। तो इसने घास को खाया और इसको किसने खाया, मेंढक ने खाया। फिर मेंढक को किसने खाया, सांप ने। सांप को किसने खाया, हॉक ने। फिर इसकी बॉडी को डिकम्पोज किसने किया, बैक्टीरिया और फंजाई ने। क्लियर। तो आप क्या देख सकते हैं कि खाद्य श्रृंखला वह क्रम है जिसमें एक जीव दूसरे जीव के द्वारा खाया जा रहा है, मतलब खाने और खाए जाने की पुनरावृत्ति होती है। और इसमें एनर्जी का ट्रांसफर एक लेवल से दूसरे लेवल पर आगे से आगे होता जाता है, मतलब एक जीव से दूसरे जीव तक ऊर्जा जो है वह स्थानांतरित होती है। क्लियर। फूड वेब किसे कहते हैं या खाद्य जाल किसे कहते हैं। खाद्य जाल वह जटिल नेटवर्क है जिसमें कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होती है। इसके पहले वाला जो आपने चित्र देखा था उसमें आपको एक ही फूड चेन दिखाई दी थी कि घास को कौन खा रहा था, ग्रास होपर को कौन खा रहा था, फ्रॉग, फ्रॉग को कौन खा रहा है, स्नैक, स्नैक को कौन खा रहा है, हॉक, और फिर इसकी बॉडी को डिकम्पोज कर रहे हैं बैक्टीरिया और फंजाई। तो यहाँ पर एक ही फूड चेन देखी। लेकिन जब एक से ज्यादा फूड चेन आपको दिखाई दे रही है, उनका एक नेटवर्क दिखाई दे रहा है, जैसे देखो घास को कौन खा सक रहा है, यहाँ पर रैबिट। और रैबिट जो है वो किसके द्वारा, इस रैबिट को कौन खा रहा है, हॉक। फिर इस रैबिट को कौन खा सकता है, और लोमड़ी भी खा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर दो अल्टरनेट हो गए, इसको ये भी खा रहा है और इसको ये भी खा सकता है। उसी तरीके से इस घास को रैबिट तो खा ही रहा है, उसके साथ में चूहा भी खा सकता है। चूहे को कौन खा सकता है, उल्लू। चूहे को कौन खा सकता है, हॉक। और इसी चूहे को कौन खा सकता है, लोमड़ी। ठीक है। अब ग्रासेस को रैबिट ने खाया था, माउस ने खाया था, और ग्रासेस को कौन खा सकता है, ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को अब मेंढक भी खा सकता है और पक्षी भी खा सकता है। मेंढक को कौन खा रहा है, उल्लू। और इस मेंढक को और कौन खा सकता है, सांप। अब इधर जो बर्ड है इसको कौन खा रहा है, सांप, और सांप को कौन खा रहा है, बाज। ठीक है। तो अभी आपने क्या देखा, यहाँ पर बहुत सारी फूड चेन आपस में इंटरकनेक्टेड है, मतलब अल्टरनेटिव ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि घास को रैबिट ने खाया और रैबिट को खाने के लिए अगर हॉक नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर तो कुछ आगे
मतलब इकोसिस्टम जो है वो बैलेंस बना ही नहीं रहेगा। तो उस वक्त क्या है, अगर मान लो ये नहीं है तो लोमड़ी भी इसको खा सकती है ना। अगर मान लो इसको खाने वाला अगर एक ही होता और अगर ये नहीं होता तो इनकी संख्या कितनी बढ़ जाती। तो इकोसिस्टम का बैलेंस कैसे बनता है? इकोसिस्टम का बैलेंस बनाने के लिए जो है वो अल्टरनेट्स अवेलेबल है एनवायरमेंट में, कि अगर मान लो जैसे कि ये इस घास को किसने खाया, चूहे ने खाया, अगर इस चूहे को उल्लू ही खा सकता और उल्लू ही नहीं होता तो क्या होता, चूहों की संख्या कितनी बढ़ जाती। इसीलिए प्रकृति ने एक ऐसा बैलेंस बनाने के लिए अल्टरनेटिव ऑप्शन रखे हैं कि अगर उल्लू नहीं है तो इसको ये भी खा सकता है और ये भी खा सकता है। क्लियर? तो इसे हम क्या कहते हैं, खाद्य जाल, जो कि क्या है, एक जटिल नेटवर्क है जिसमें कई फूड चेन जो है वो आपस में जुड़ी होती है और एक जीव कई जीवों को खाता है तथा स्वयं भी कई जीवों द्वारा खाया जाता है। ओके, थैंक यू।